ट्रम्प 2.0 को मोदी 3.0 कैसे हैंडल कर पाएगा? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ट्रम्प की पॉलिसी एक ही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने फर्स्ट डे में ही निकाल दिया था और बाइडेन ने अपने पूरे टर्म में 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले थे। बहुत लोगों के बीच में एक सवाल भी आ रहा है कि मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया। हाँ, नमो 3.0 और ट्रम्प 2.0 के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स होना ही है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट नेशनल इंटरेस्ट। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स को भी इंडिया भेजेगा। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूएस गए थे तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वी आर ओके कि आप लोग इंडिया वापस भेजो, बिकॉज अग्रीड कि अगर वो इलीगली गए हैं दे डू नॉट बिलोंग टू यूएसए, लीगली वो लोग सिर्फ इंडिया की पार्ट हैं। बट एट द सेम टाइम जो यूएस वीज़ा में 400 दिन का डिले होता है, इतने डिले के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स बेटर कैसे हो सकते हैं? ये जो मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी को इनवाइट नहीं किया, शी जिनपिंग को इनवाइट किया, वो जस्ट एक ढकोसला है या फिर जस्ट एक मीडिया हाइप है, नथिंग एल्स। ट्रम्प ने WHO से भी यूएस को विड्रॉ कर लिया है, सो उसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? ट्रम्प को मालूम है शांति क्या है, एंड ही विल यूज हिज ब्रूट फोर्स टू अचीव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द वर्ल्ड। हेलो उमेश जी, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम सर। कैसे सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, और आपको देख के और अच्छे हो गए हैं। बढ़िया। सर, सो वेलकम बैक टू द वॉइस मैटर्स। लास्ट टाइम आपके साथ हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया था कि ट्रम्प के आने के बाद क्या होगा, और आई थिंक अभी 20 जनवरी जा चुका है और डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी काफ़ी धमाके कर दिए हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग उन्हीं धमाकों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। जरूर जरूर, उसी पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रिवर्स कर दिया। ठीक है? तो इससे क्लियरली दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रहने वाला है। काफ़ी जो उन्होंने दिखाया था पूरे इलेक्शन कैंपेन में, आई थिंक उन्होंने आते ही ये क्लियर कर दिया है कि हाँ, जो ट्रंप आपने इलेक्शन टाइम पे देखा था, एग्ज़ैक्टली वो ट्रंप आपको सर्विस पीरियड में भी दिखेगा, राइट? तो मुझे ये पता करना था कि ट्रम्प 2.0 को मोदी 3.0 कैसे हैंडल कर पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ट्रम्प की पॉलिसी एक ही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उस समय जब था 2016 टू 2020, उस समय एक पॉलिसी थी कि वो समझ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को। यूएस में क्या है, 4 साल का प्रेसिडेंशियल टर्म होता है, जिसमें आप समझ लीजिए 3 साल ही उनको काम करने के लिए मिलता है और लास्ट 1 ईयर वापस वो कैंपेन में बिजी हो जाते हैं। ठीक, तो इफेक्टिवली और उधर की ब्यूरोक्रेसी, उधर के रूल्स, उधर के प्रोसीजर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ट्रम्प 1.0 में उनको समझ में नहीं आया था क्या चीज़ है, वो सीख रहे थे। तो उन्होंने बहुत अनडिज़ायरेबल लोगों को भी अपनी कैबिनेट में रख लिया था, जो बाद में उन लोगों ने उनके साथ दगाबाजी की। जब आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोगों ने स्विच ओवर किया था, तो ट्रम्प अब जान चुके हैं, 4 साल उन्होंने देख लिया है कि क्या हो सकता है। उन्होंने सब जितने भी उनने ब्लैक शिप्स है, सबको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छे लोगों को लेके आए, ऐसे लोगों को भी लेके आए जो उनके क्रिटिक भी हैं, और उन्होंने जो ऐसे लोगों को चुना है जो पॉलिसी लेवल पे वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन्स है, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है और उनकी विजन को मैच करते हैं। तो ट्रम्प 2.0 इट्स लाइक 4 इयर्स ऑफ ट्रम्प प्रेसिडेंसी, 4 इयर्स ऑफ बाइडेन प्रेसिडेंसी उनको मिल गया टू प्रिपेयर फॉर 2.0। तो इट इज लाइक 12 इयर्स। तो ये जो 4 साल है, दिस विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। और आप देखें कि इस तरह से उन्होंने डिसरप्शंस किए हैं। एक ही दिन में मेरे हिसाब से 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने फर्स्ट डे ही नहीं निकाल दिया था। आप सोचिए, लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने पूरे टाइम में ओनली 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले थे, और बाइडेन ने अपने पूरे टर्म में 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले थे। इन्होंने फर्स्ट डे ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल दी। और देखिए क्या बोला है, क्या है, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया बॉर्डर पे, ट्रूप भेज दिया। जो 1500 लोग जो कैपिटल हिल में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनको पार्डन दे दिया, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी दे दिया। और आपने ये भी देखा है कि चाइनीज जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही रिप्रेजेंटेड शी जिनपिंग एट द इनॉग्रेशन।
उन्हीं के सामने बोल रहे हैं कि हम पनामा कैनल वी विल एक्वायर बिकॉज़ ऑफ चाइनीज़ इंटरफेरेंस। सर ऐसी बेइज़्ज़ती तो सिर्फ़ ट्रम्प ही कर सकते हैं कि बुला के ट्रम्प को उन्होंने बेइज़्ज़ती की। देखिए बहुत लोगों के बीच में एक सवाल भी आ रहा है कि मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया? देखिए मोदी जी को बुलाया नहीं गया है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं क्योंकि ऑपोज़िशन या बहुत सारे उनके डिट्रैक्टर्स बोल रहे हैं कि मोदी जी सितंबर में उनसे मिले नहीं थे। देखिए उस समय सिचुएशन अलग था, ठीक है? तो ट्रम्प ने ज़रूर डिक्लेयर कर दिया था कि माय फ्रेंड मोदी इज़ कमिंग एंड वी आर टू मीट मी इन इन पर्सन बट वो नहीं मिले थे। रीज़न्स वी कैन नॉट नो क्या हुआ था बट मोस्ट लाइकली ये हमें समझ में आ रहा था, मोदी जी नेवर वांटेड टू इंटरफियर इन द इंटरनल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो उन्होंने एक तरह से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया। तो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के जो टीम हैंडल कर रही थी, उन्होंने मोदी जी को पर्सनल इन्विटेशन नहीं भेजा है, बट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन भेजा है। इसके कारण एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर विजिट किए थे और आप देखिए ना उनको फ्रंट रो में बैठाया विद अलोंग द डिग्निटरीज और मार्को रूबियो जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग उन्होंने की थी जयशंकर साहब के साथ। जी, इसका मतलब क्या है? हमने पहले भी बोला था वॉर को रिवाइव किया जाएगा और उसी डायरेक्शन में बात हुई। तो एक तरह से लोग जो बोल रहे हैं कि मोदी जी को बुलाया नहीं, वो सब एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। मेन होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मोदी जी और ट्रम्प इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अमेरिका एंड इंडिया एंड ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा। और आपने देखा है कि अभी अमेरिका और इंडिया के बीच में स्पेस मिलिट्री पार्टनरशिप हो चुकी है, स्पेस मिलिट्री डिफेंस पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप अमेरिका किसी के साथ नहीं करता अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर नज़र नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इंडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, नमो 3.0 और ट्रम्प 2.0 के बीच में मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स होना ही है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर नेशनल इंटरेस्ट। मोदी जी वर्क कर रहे हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ट्रम्प वो वर्क कर रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो कहीं न कहीं क्लैशेस आएँगे, कहीं न कहीं आपने जैसे देखा है बर्थ राइट सिटीज़नशिप उन्होंने खत्म कर दिया है। जी, H-1B वीज़ा पे भी उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंजेस की बात की है। कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगा, कहीं न कहीं नेगोशिएशन होगा, सुलझा दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपने अभी भी देखा है कि आज उन्होंने बांग्लादेश के लिए जो एड दे रहे थे, वो बंद कर दिया है। ठीक जी, है? पाकिस्तान को उधर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो जूनियर फॉरेन मिनिस्टर है, वो गए थे उनको बैठाया भी नहीं गया, ठीक है? और इस तरह से देखिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑप्टिक्स और ट्रम्प इज़ वेरी क्लियर वो एक ही चीज़ बोलते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप की बात करते हैं। और आपने देखा ही होगा कि उन्होंने अपने दावोस की स्पीच में उन्होंने वापस रिइटरेट किया है कि अगर कनाडा चाहे तो अपना तेल है, अपने गैस है, अपनी कार्स है, अपने पास रख ले। हमारे पास बहुत सारे तेल है, हमारे पास गैस है, हम एक्सप्लोर करके उसको बेच डालेंगे। आपको बनना है तो हमारी 51st रिपब्लिक बन जाएगी, बार-बार बोल रहे हैं। तो एक चीज़ तो मेरे ख्याल से इज़ वर्किंग ऑन द प्लान जैसे मैंने पहले भी बोला था अखंड अमेरिका, द एंटायर नॉर्थ अमेरिका को वो अमेरिका के डोमिनेंस में ला देंगे क्योंकि कनाडा का सर्वाइवल ही है अमेरिका के ऊपर। और कनाडा के जो अभी सरकार है, जो वहाँ की इनइफेक्टिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इतने सारे मिलिटेंट्स, इतने ज़्यादा लोगों को विद ट्रबल एंटीसीडेंट्स को उनको वीज़ा दे दिया है कि कनाडा खुद ही अनस्टेबल हो गया है। आपने देखा ही है कि खालिस्तान का जो लीडर है वो जगमीत सिंह, ही हैज़ बिकम द किंग मेकर। तो कहीं न कहीं ट्रम्प को आगे लग रहा है कि ये एक प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो एक तरह से अच्छा ही है, बहुत सारा चेंजेस आएँगे, डिसरप्शन लेके आएँगे एंड कुछ प्रॉब्लम इंडिया को भी आएँगे, बट ठीक है, बट वी कैन वो उसको सुलझा दिया जाए। जी। सर सो आपने ये चीज़ मेंशन किया कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इल्लीगल इमिग्रेंट्स को भी इंडिया भेजेगा। तो जब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूएस गए थे तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं वी आर ओके कि आप लोग इंडिया वापस भेजो बिकॉज़ अग्रीड कि अगर वो इल्लीगली गए हैं दे डू नॉट बिलॉन्ग टू यूएसए। लीगली वो लोग सिर्फ इंडिया की पार्ट है, राइट? तो उन्हें इंडिया भेज दो। बट एट द सेम टाइम जो यूएस वीज़ा में 400 दिन का डिले होता है, इतने डिले के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स
बेटर कैसे हो सकते हैं? तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डेलिबरेटली ये जो वीज़ा का टाइम पीरियड है, वो बढ़ा के रखा था। दे वांटेड कि इंडियंस को वो फैसिलिटी ना मिले, ठीक है? क्योंकि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और वाज़ वर्किंग टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट, नॉट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। और आपने बरोबर बोला है कि जैसे जयशंकर साहब ने बोला है कि सर, जैसे अमेरिका ने आइडेंटिफाई किया 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको वापस भेजेगा, इंडिया इज रेडी टू एक्सेप्ट। बट आपको यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट देयर आर अराउंड एस्टिमेटेड 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड illegal immigrants of फ्रॉम इंडिया? 18,000, yes, in United States। तो ऐसा है कि ये चीज़ें बहुत एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस रहेगा। और कल आपने देखा होगा कि मेक्सिको में उन्होंने प्लेन भेजा था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मेक्सिको ने लेने से ही मना कर दिया। हाँ, क्योंकि इंडिया का खुद का सीए, एनआरसी, अगर आप एक एक तरफ खुद के कंट्री से में इल्लीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर यूएस भेज रहा है उसे मना करेंगे, तो वो तो इंडिया के पार्ट पे भी गलत होगा। तो इंडिया ने, आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टैंड जो उन्होंने लिया कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को आप इंडिया वापस भेज दीजिए। देखिए, अच्छी बात है कि मैंने बोला ना, नेगोशिएशन होगा, सब चीज़ काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया ने एग्री भी कर दिया कि कुछ वो टैरिफ्स वो रिड्यूस भी करेंगे। एंड ऑल्सो दे विल बी इम्पोर्टिंग मोर मटेरियल्स फ्रॉम अमेरिका। मतलब तेल का जो थोड़ा बहुत हम रशिया से कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा डाइवर्सिफाई अमेरिका से भी कर देंगे, क्योंकि तेल निकालने में टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता। उनको हार्डली देखे अराउंड $8 to $10 पड़ता है, और आज हमको $70 या $75 जो भी मार्केट प्राइस है वो लोग बेच रहे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि अगर ये दाम, जो दाम पे अगर रशिया हमको देने दे रहा है, अगर अमेरिका देगा तो हम उधर से भी ले सकते हैं। तो इट इज़ क्लियर कट ट्रेड डील्स। करेक्ट। सो सर, आपने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्हें इनविटेशन भेजा था। उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक कॉल था, उन्होंने मजाक भी बनाया या फिर उन्होंने टॉन्ट भी किया। बट मोदी जी को जो अपोजिशन कह रहा है या फिर जो मीडिया में आ रहा है कि मोदी जी को इनवाइट ही नहीं भेजा, जबकि ऐसा कहा जाता है कि मोदी और ट्रंप काफी अच्छे दोस्त हैं। और इनफैक्ट शी जिनपिंग से तो उन्होंने ये जो ऑथ सेरेमनी थी, उससे कुछ दिन पहले बात भी की है, बट मोदी जी से तो ऐसा कोई कन्वर्सेशन भी नहीं हुआ है। देखिए, बहुत कुछ मीडिया ऑप्टिक्स के लिए बताया नहीं जाता है, ठीक है? जो बात होती है बिलो द टेबल होती है, और जैसे आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर और उस लेवल पे हो चुकी है। अगर आज मोदी जी और ट्रम्प बात भी करेंगे, तो कितनी बातें हो। और जैसे ये जो कॉल्स होते हैं, ये ऑप्टिक्स होते हैं, इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं लिया जाता। बस ये देखना पड़ता है कि डिलीवरीज़ क्या है, और आम जो डिलीवरीज़ कौन करने वाला है। ट्रम्प तो सिर्फ़ भाषण देंगे, उनकी डिलीवरी करेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे तो आपने देखा ही है ना कि काम हो रहा है। वहाँ पे जैसे हमको जैसे अमेरिका ने भी बोल दिया है कि हम आपको वी आर रेडी टू गिव यू द इंडियंस, जो हम उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, कुछ वो लोगों ने 50% एक्स्ट्रा माँग रहे हैं, बट उसके ऊपर भी डील हो जाएगी मेरे ख्याल से। कहीं न कहीं वो बीच में 20-25% ऊपर में शायद हो सकता है। सेकंड, आपको ये देखना चाहिए कि मार्को रूबियो किससे मिल रहे हैं। मार्को रूबियो इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ नोन एज़ द ग्रेट अपोज़र ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड, आप ये भी देख लीजिए कि उधर की एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नाउ केटरिंग टू इंडियंस कंसर्न एज़ वेल। आज बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलिट्री साथ में आ रही है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ चाइना के बेहस्त पे हो रहा है। तो चाइना जो चाह रहा है उसको भी कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है? ओके। सो सर, आपके अकॉर्डिंग मतलब ये जो मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी को इनवाइट नहीं किया, शी जिनपिंग को इनवाइट किया, वो जस्ट एक ढकोसला है या फिर जस्ट एक मीडिया हाइप है, नथिंग एल्स? देखिए, उसके ये सब ऑप्टिक्स होते हैं। हुँ। ठीक है? ट्रम्प किससे बात कर रहे हैं, ट्रम्प का उनको देखिए, मोदी जी के साथ तो उनका रिश्ता सेटल्ड ही है। उसके लिए करेक्ट। बात करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप हुँ, में एक हुँ। मैसेज भेज देंगे, काफ़ी नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि मीडिया में ढंढोरा पीटे। ओके? ये सब हुँ। दिखाने की बात एक अलग होती है।
सेकंड, मैंने आपको जैसे बताया कि फॉरेन मिनिस्टर ने जो डिलीवरी कर रहे हैं, वो इंडिया के कंसर्न्स के हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देख लीजिए। और आपने आज देखा ही है कि बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने एड बंद कर दिया है। तो कहीं न कहीं आप देख ही रहे हैं। और सेकंड, आप मीडिया की बातों को ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि इन लोगों का काम नहीं है हाइप करना, सेंसेशनलिज़्म बढ़ाना ताकि इनकी टीआरपी बढ़े। They are here to spread nonsense only. आज इंडियन मीडिया अपार्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग नॉनसेंस दे आर डूइंग नथिंग। ओके, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई इनका कुछ नहीं है। छोटी सी चीज को बड़ी कॉम्प्लिकेट करके इनको टीआरपी बढ़ानी है। अगर सीधी बात कर लेंगे तो काम हो जाएगा ना। मसाला नहीं मिलेगा उन्हें। हाँ, मसाला नहीं मिलेगा तो उनको तो स्कैंडल क्रिएट करने की आदत हो गई है। तो तो इट्स बेटर टू यू अवॉइड लिसनिंग टू मीडिया। आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का चैनल सुनिए, आप डायरेक्ट मन की बात सुनिए, वो काफ़ी। जी सर। सर दूसरा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया वो था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉल करना यूएस को। तो एक तरफ इंडिया का फोकस है ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना और यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो इंडिया के इस प्रोजेक्ट को इस प्लान को फंडिंग भी कर रहा है। बट अगर ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट चेंज से विथड्रॉ कर लिया है तो इंडिया के जो ग्रीन एनर्जी प्लान्स है उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इंडिया को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इंडिया का मार्केट ही बहुत बड़ा है। वी आर 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है? बाय चांस फंडिंग से क्या होता है, काम जल्दी होता है। और अगर फंडिंग नहीं आ रही है तो काम थोड़ा डिले होगा, काम तो होगा। ओके। और इंडिया के पास सबसे बड़ा चीज़ है कि इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड करता है, वो फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है? और आपको ये भी मालूम है कि हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि वी शुड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। और ट्रम्प के पास, अमेरिका के पास शेल गैस है, शेल ऑयल है, तो उनका फोकस उधर रहेगा। इसमें गलत कोई बात नहीं है। और ये देखिए, वो पेरिस अकॉर्ड से वो अब उन्होंने अपने आप को हटा लिया है, क्योंकि ही डज नॉट बिलीव इन ऑल द नॉनसेंस ऑफ जो पॉलिसीज है जो पहले क्रिएट किया है। दे आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। और वो छोड़िए, वो तो डब्ल्यूएचओ से भी उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जी। डब्ल्यूएचओ में अमेरिका $500 मिलियन देता है फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ कितना अराउंड कितना कितना अमाउंट सर? $500 million। एनुअली? यस, एंड चाइना पेज अराउंड $39 million। तो आपने देखा है कि कैसे डब्ल्यूएचओ के चीफ है वो प्रो चाइना के हिसाब से वो फेवर करते हैं चाइना को। तो ट्रम्प ने तो पहले भी बोला था जो वायरस है, कोविड वायरस, वो चाइनीज वायरस है। तो जी। उस समय डब्ल्यूएचओ ने बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट भी की थी। उन्होंने उनका जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने ट्रम्प को उस तरह से बहुत रिडिकुल भी किया था। तो ट्रम्प भूले नहीं है, इमीडिएटली डब्ल्यूएचओ से अपने आप को अलग कर दिया। यूरोप को बोल दिया कि आपको 5% मिलिट्री स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? और सेकंड, आप ये सोचिए ना कि वो बात कर रहे हैं कि पीस ट्रीटी विद रशिया, ठीक है? आपको मालूम है कि रशिया इज एन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फॉलोइंग नेशन। और अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प का जो बेस है, इट इज द बाइबल रीडिंग जो रहता है, जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर बैंक है क्रिश्चियन, वही है। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं वैटिकन स्ट्रांग होता जा रहा है। वैटिकन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में द क्रिश्चियंस डोमिनेटेड नेशंस है आपस में लड़े नहीं, ताकि वहां पे आगे जाके उनको खुद पे खतरा आ गया है। जैसे इलॉन मस्क ने बोला है कि रॉटरडैम में पाकिस्तान के ग्रूमिंग गैंग्स हैवक क्रिएट कर रहे हैं। यंग लड़कियों को वो लोग रेप करके उनकी फिल्म बना के इमोशनल एंड मेंटल टॉर्मेंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, देयर इज अ राइज ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म इन द वेस्ट। आपने देख ही लिया जो इटली की प्रेसिडेंट है टोनी, ऐसे ही आपने देख लिया कि जर्मनी में एएफडी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कीट स्टार्मर की सरकार को तो पसीने आ गए जब उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को, जो किंग चार्ल्स है, उनको बोल दिया कि आप इलेक्शन कॉल करवाइए और इसकी सरकार को बर्खास्त करिए। तो कहीं ना कहीं जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि वेस्ट में जो राइट विंग नेशनलिज्म है, क्रिश्चियन नेशनलिज्म है, द राइज होने वाला है। और ट्रम्प खुद ही एक नेशनलिस्ट है। मोदी को लोग बोलते थे फास्टेस्ट एंड अदर थिंग्स। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प भी वही बात कर रहे हैं ना। जी। वही देखिए ना। तो एक तरह से मॉडल है, इन सब लोगों ने मोदी जी को कॉपी किया है।
हाँ, तो मतलब अपने देश के बारे में अच्छा सोचना, कोई भी लीडर होगा वो ऑफ कोर्स अपने देश को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेगा ही रखेगा। हाँ, ये बात हो गई है ना, जो काम हो रहा है, चाइना को बोल दिया आपको $1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का डेफिसिट हमारा आपके बीच में है, यू विल हैव टू रिड्यूस इट। यूएसए कितना इंपोर्ट करता है? $3.2 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, सॉरी इंपोर्ट्स, इट्स डूइंग फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अब उसके टॉप 3 एक्सपोर्टर्स कौन है? एक तो चाइना है, एक मेक्सिको है, एक कनाडा है। अगर इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो इनके गुड्स महँगे हो जाएँगे, इनकी इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो जाएगी। जो बाकी लाइन ऑफ द कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया है, वियतनाम है, उन सबको फ़ायदा हो जाएगा। तो ट्रम्प अभी दिखा रहा है कि आप मेरी बात मानो। ही इज़ वेपनाइजिंग द ट्रेड। और इस हिसाब से वो अपना इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप दिखा के अपना काम कर रहा है। वो अपनी मिलिट्री कहीं नहीं भेज रहा है। वो सीधा एक ही चीज़ बता रहा है कि लोगों को आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है। हुँ। आई थिंक उन्होंने यूक्रेन का भी तो मिलिट्री एड बंद कर दिया है ना? यस, उन्होंने मैंने आपको वही बताया ना कि मिलिट्री एड बंद कर दिया है और मोस्ट लाइकली पीस अकॉर्ड शायद हो भी सकता है। और रशिया ने भी क्या बोला है, वी नीड टू टू द सेटलमेंट, पीस अकॉर्ड साइन होना चाहिए और इक्वल एंड रिस्पेक्टेबल टर्म्स। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब आप डिक्टेट करो और हम आपकी बात मानेंगे। तो आप ये भी देख लीजिए, रशिया के ऊपर वेस्ट ने 24,111 सैंक्शंस लगाए हैं। ट्रम्प कितने और 50 सैंक्शन लगा के भी क्या कर लेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपना ही मज़ाक बनाएँगे। तो ट्रम्प ने भी सोचा है कि चलो पीस अकॉर्ड साइन कर लेते हैं वेस्ट के बीच में, क्योंकि आज दुनिया में 3 स्फीयर हैं। एक तो है रशियन स्फीयर, एक तो है अमेरिकन स्फीयर और एक है चाइनीज़ स्फीयर। आप ये देखेंगे कि रशियन स्फीयर और ये जो अमेरिकन स्फीयर है, इसके बीच में शायद मेरे ख्याल से पीस अकॉर्ड साइन हो जाएगा। तो इस हिसाब से रशिया न्यूट्रल हो जाएगा और चाइना के ऊपर अमेरिका का पूरा फ़ोकस रहेगा फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब ट्रम्प का यही ट्राई हो रहा है कि अमेरिका कैसे भी ये यूक्रेन वॉर को बंद करे। ओके। सर आपने एक चीज़ बोली कि ट्रम्प ने डब्ल्यूएचओ से भी यूएस को विथड्रॉ कर लिया है, सो उसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? सर, कुछ ना कुछ वो प्रोग्राम चलाता है डब्ल्यूएचओ, जैसे आप देख लीजिए मेडिकेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसके लिए फंड्स नहीं रहेंगे, तो फंड्स अभी जो कम है वो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट ऐसा है कि यूएस का डेब्ट खुद ही बढ़ रहा है, तो ट्रम्प चाहते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसमें बेनिफिट यूएस को होगा तो वो एड देंगे। अगर वो एड दे रहे हैं तो उसमें कितना बेनिफिट अमेरिका का होगा, उसके हिसाब से वो एड तय करेंगे। अभी सिर्फ़ जॉर्डन और इज़राइल को छोड़ के सारा एड उन्होंने बंद कर दिया। ओके। और सर एक चीज़ जो ट्रम्प ने किया कि 20th फ़रवरी को यूएस सिटीज़नशिप वाला जो स्कीम था कि अगर आप पेरेंट्स यूएस के सिटीज़न्स नहीं हैं बट अगर वहाँ पे जाके बच्चा होता है तो वो यूएस का सिटीज़न बनता है। तो ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि 20th फ़ेब को मैं बंद कर दूँगा, बट यूएस फेडरल कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया है। तो इस बीच में ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि जो इंडियन कपल्स थे वो सी सेक्शन करवा के प्री डिलीवरी करवा रहे थे अपने बच्चे। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम सब लोगों का, सारे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, एवरी अदर एस्पायरिंग पर्सन हू इज़ वेरी वेल इन एकेडमिक्स हैज़ अ ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। वो अमेरिका में जाके बसना चाहता है, ही वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन स्टोरी, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ का एटमॉस्फियर ऐसा है, वहाँ का इकोसिस्टम ऐसा है दैट प्रमोट्स इनोवेशन। तो एक अच्छी बात है, बट अमेरिकन्स अब खुद ही नहीं चाहते कि इंडियंस आएँ। और वो बोलते हैं कि जैसे विवेक रामास्वामी ने भी बोला था, तो आपने देखा कि क्या हुआ? कोई रिस्पेक्टफुली बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है और अपने आप का फेस सेविंग मेसर के लिए उन्होंने बोल दिया है कि आई विल बी रनिंग फॉर द गवर्नर ऑफ ओहायो। जी। ठीक है, वो तो 2026 में इलेक्शन है, तो वो कंटिन्यू कर सकते थे। पर ठीक है, जब उन्होंने क्वेश्चन किया, जब उन्होंने बोला अमेरिका में मीडियोक्रिटी है, तब लोगों को वहाँ की जो मागा सपोर्टर्स है, उनको पसंद नहीं आया। तो आप समझ जाइए कि ट्रम्प विल कैटर टू द डिमांड्स ऑफ हिज कोर सपोर्ट बेस। वो कोई भी काम नहीं करेंगे कि अगर किसी लैटिनो को खराब लगे, किसी कोई इंडियन को खराब लगे, किसी जूस को खराब लगे, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ही विल कैटर टू हिज़ वोट बैंक ओनली।
और आपने देखा है कि कैसे उन्होंने इलॉन मस्क को भी कट टू साइज कर दिया। जी, जो जी। 500 बिलियन स्टारगेट प्रोजेक्ट है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोजेक्ट है, उसमें एक्स एआई को उन्होंने इग्नोर किया है। और उन्होंने किसको अपॉइंट किया है? सॉफ्ट बैंक, फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, और बाद में ओपन एआई। सैम ऑल्टमैन और एलोन मस्क और सैम ऑल्टमैन तो दूर विरोधी हैं, दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है आज के टाइम पे। आज की डेट में कट्टर दुश्मन है, और इलॉन मस्क के कट्टर दुश्मन को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए प्रोग्राम के लिए चुना है। तो एक तरह से आप देख लीजिए, ट्रम्प ही ट्रम्प है, ट्रम्पिज्म ही चलेगा। और ट्रम्पिज्म एक नया एक तरह से इकोनॉमिक जार्गन बन जाएगा, विच विल बी डिफाइंड एज कैपिटलिज्म प्लस इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। तो नेक्स्ट 4 years इट इज गोइंग टू बी ट्रम्पिज्म। एंड आप समझ लीजिए, एम्परर ट्रम्प बोल दीजिए या शहंशाह अमेरिका बोल दीजिए, या कुछ भी बोल सकते हैं, कि ट्रम्प का फरमान सबको मानना पड़ेगा। जी। और सर ये यूएस में जो टिकटॉक बैन का प्रोसेस जो चल रहा था, उस पे आपका क्या कहना है? सिंपल उन्होंने बोल दिया, इफ दिस एप्लीकेशन इज विद अस इट कैन बिकम $1 ट्रिलियन एंटरप्राइज, एंड इफ यू वांट यू कैन कीप दिस वर्थलेस जंक विद योरसेल्फ। अमेरिका मान गया है। अमेरिका मान गया है कि उसको 75 डेज का उसको ब्रीदर दे दिया, और चाइना को बोल दिया है कि आप इसको ट्रांसफर करिए। मोस्ट लाइकली इलॉन मस्क विल बिकम द न्यू ओनर। देखते हैं क्या होता है डेवलपमेंट्स। अगर नहीं माना तो 75 दिन बाद फाइन कर देगा। और आई थिंक यूएस सबसे बड़ा मार्केट है टिकटॉक के लिए, तो इट शुडंट बी अ बैड डील फॉर चाइना कि हाँ, ट्रम्प की जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट कर लें। वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शी जिनपिंग के पास कोई रास्ता ही नहीं है। चाइना की इकोनॉमी खुद खराब हो चुकी है। का डेब्ट टू जीडीपी इज अराउंड 360%। और तो मानेंगे नहीं, बट इट विल टेक अराउंड $11 टू प्रोड्यूस एन इंक्रीमेंटल जीडीपी आउटपुट ऑफ $3। ऐसी बात है। शंघाई की पॉपुलेशन वॉज 2 करोड़ 60 लाख। आज उनकी पॉपुलेशन है 2 करोड़। 60 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल शंघाई छोड़ के जा चुके हैं। वहाँ की 100 स्टील मिल्स ने क्लोजर कर दिया है। 1,100,000 पीपल आर अनएम्प्लॉयड। 42 lakh restaurants in China have closed down. वहाँ पे ऐसी हालत है कि 70% ऑफ द चाइनीज कंपनीज आर अनप्रॉफिटेबल। फिर भी बोलते हैं कि 5% ग्रोथ है हमारी। तो ग्रोथ तो ऐसा है कि रुपए का माल अगर 80 पैसे में बेचोगे तो कोई क्यों नहीं लेगा। अगर आपको सेल में, अगर आप समझ लिए रिवाइज सिम लेते हो 5,000 की है, कोई 2,000 में देगा, तो आप कितनी लोगे? जाके 3-4 लोगे कि क्यों नहीं? 3-4, जी, जी। आप एक लेने की सोचते हैं तो 4 लोगे ना। तो इसमें आपका कंजम्पशन हुआ, नुकसान तो उनको हो रहा है ना। तो चाइना के अंदर इंटरनल उनका जो अकाउंटिंग है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि चाइना सब्सिडाइजेस द एक्सपोर्ट। वो अपनी कंपनीज को बोलता है कि आप एक्सपोर्ट करिए, जो उसका जो लॉस होगा, जो बीच का लॉस है, वी विल कॉम्पनसेट यू। तो वहां पे वो उनका एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीम चलता है, ग्रांट चलता है। वो एक तरह से लॉस को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। और अमेरिका ने बोल दिया ना कि आपको जो भी करना है आप मेक इन अमेरिका करिए, हम आपको टैक्स रेट कट कर देंगे। और अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% जो रहता था, दैट वाज द आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट जो रहता था अमेरिका और द बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको ब्रिज कर देगा। सिंपल है। सर बट मतलब ट्रम्प के आने के बाद अगर हम लोग इंडियन रुपी की वैल्यू भी देखें, तो इंडियन रुपी हैज़ टच्ड इट्स ऑल टाइम लो। और इंडियन शेयर मार्केट जो है, या फिर यूएस शेयर मार्केट है, वो भी डिप गए हैं, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके थे। वी हैड अ वेरी स्पेक्टेकुलर रन फ्रॉम 21 टू 24। ओके, जो निफ्टी 8,000 चले गया था, 26,200 तक जा चुका था। आज क्या है, 23,000। तो इसको नॉर्मल करेक्शन मान लीजिए। सेकेंड, आपने बरोबर बोला कि रुपी स्लाइड करता जा रहा है। आज शायद 87 के पास हो चुका है, जी। और मेरे ख्याल से जल्द ये 90 तक भी चले जाएगा वेरी सुन। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ट्रम्प इज मेकिंग अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के। वहां पे एक ट्राई कर रहा है कि बिटकॉइन को वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है। जबकि वो जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम देखते हैं, आप गोल्ड रखते हो, डॉलर रखते हो, यूरो रखते हो, वैसे ही यूएस के जो फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट में वो बिटकॉइन रख रहे हैं। तो बिटकॉइन की कीमत आज बता रहे हैं कि अराउंड 1,09,000
वैसा कुछ चल रहा है यूएसडी, ठीक है। और आज उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स, ऐसा कुछ बता रहे हैं। बट इट इज प्रोजेक्टेड टू राइज अप टू 20 ट्रिलियन डॉलर्स। और जो क्रिप्टो का दाम है, इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम $100,000 टू $1 million, ठीक है। ये हाँ, लैरी सिंह ने तो बोल ही दिया है 700,000 यूएसडी का, तो उन्होंने ऑफिशियली कंफर्मेशन दे दिया। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं इट कैन गो अप टू $100,000 आज से इस दर से 10 टाइम्स ज्यादा। बट एक चीज है, मैं अभी भी बोलता हूँ इंडियंस को कि स्टॉप, डू नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर नहीं है। आप कर सकते हो, अगर लॉस होगा देन यू हैव टू बेयर द लॉस एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट इन द लॉस, ठीक है। आप उसको कोई भी अदर इनकम के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट हुआ, आपको फ्लैट 30% देना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो कर लीजिए, पर मेरी राय है कि मत करिए। इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट कैन एस्केलेट टू 10 टाइम। द रीजन इज क्योंकि एवरी ईयर जो बिटकॉइन की माइनिंग है, इट इज बिकमिंग कम्बरसम। जैसे आपने देखा है कि वो इट्स अ कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड है, इट्स इज इन एन एन्क्रिप्टेड फॉर्म। इसको क्रैक करना मुश्किल हो गया। और अभी तक नॉन बिटकॉइन में यू कैन, आई थिंक यू कैन माइन ओनली अराउंड 2.1 करोड़ यूनिट्स, और उसके अंदर भी 1.9 करोड़ यूनिट्स आपने माइन कर लिया है। और एवरी ईयर जैसे जैसे आप माइन करते जाते हो, उसका वो प्रोबेबिलिटी, उसका वो जो कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा चाहिए इसके लिए। तो लास्ट जो बिटकॉइन है वो 2040 में बाइंड कर सकते हो, उसके बाद स्कैरसिटी हो जाएगी। दिस इज द रीजन ये आगे जाके बढ़ सकता है। मैं इसके बारे में एक अलग ही बताऊंगा क्रिप्टो के बारे में कि क्या गेम है अमेरिका का, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ अप्रोप्रिएशन स्कीम ऑन द प्लैनेट। ये बात मैं कभी और समझाऊंगा। सर, सो हमारे 2 पॉडकास्ट पेंडिंग है आपके साथ। एक तो क्रिप्टो करेंसी वाला, एक ग्रेटर इज़राइल वाला जो आपने लास्ट टाइम कहा था, उस पे भी हमें करना है। देखिए, इज़राइल का अभी जो स्टोरी है, ये रिवॉल्विंग स्टोरी है। आपने जी। देखा है कि ट्रम्प के आने के पहले उन्होंने बोल दिया है कि आई वांट द प्रिजनर, जो डील है, आई वांट इट टू बी डन। और जैसे ही उन्होंने बोला है, इमीडिएटली हो भी गया है। और अभी आपने देखा है कि इज़राइल के जो बंधक है, वो हमास, उनको धीरे-धीरे दे आर ट्राइंग टू रिलीज़ इट। तो जी। लेट्स उसके ऊपर थोड़ा-सा वेट करते हैं, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग स्टोरी है। इसके ऊपर जंप करना अभी इट इज़ टू प्रीमैच्योर, क्योंकि वो स्पेकुलेशन हो जाएगा। बट ये चीज़ नोट करिए कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट कॉल अपना मोहम्मद बिन सलमान को किया, और जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान को किया, तो मोहम्मद बिन सलमान हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट $600 बिलियन इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो आपने सुना होगा, लोगों ने बताया होगा डी-डॉलराइज़ेशन एंड अदर थिंग्स। अगर डी-डॉलराइज़ेशन होता, तो सऊदी उधर इन्वेस्ट नहीं करता। बस इतना ही बोलूँगा। और आगे जाके ट्रम्प का एक ही चीज़ रहेगा, ही विल ट्राई टू ब्रोकर अ डील बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इज़राइल, जिसके कारण इसको अब्राहमिक अकॉर्ड भी बोला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, इट्स अ इवॉल्विंग थिंग, वी विल स्पीक अबाउट दिस इन सम अदर टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से। आपने कहा कि ट्रम्प ने आते ही जो 1500 राइटर्स थे 2019 के, उनको पार्डन प्रोवाइड किया। तो डू यू थिंक कि एक तरह का क्रिमिनलिज़्म इंक्रीज़ हो रहा है इस डिसीजन से? देखिए, यू कैन से दैट, अब सबको मालूम है कि ट्रम्प का जो 2020 इलेक्शंस है, उसमें पोस्टल एंड बैलेट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, ठीक है। और मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया भी था, तो वहाँ पे लोगों का एक गुस्सा उमड़ा। तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हो रहा है। ऊपर से अगर आप देख रहे हैं, रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि कैलिफोर्निया और वॉलमार्ट के स्टोर्स में पिछले 5-6 दिन से कोई शूट आउट नहीं हुआ है, वहाँ पे शॉपलिफ्टिंग नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं अमेरिका में लोगों को समझ में आ गया है दैट दे विल हैव टू फॉलो द लॉ, ओके। एंड इफ दे डू नॉट फॉलो द लॉ, इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द लॉ, देन दे वुड बी पुट बिहाइंड बार्स। तो एक तरह से माहौल बन गया है फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ। ट्रम्प एक तरह से कंप्लायंस लेके आ, और जो अनजस्टफुली जिनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने को बिहाइंड द बार्स डाला, उनके ऊपर जो केसेस डाले, उसको इम्यूनिटी दे दी। तो एक अच्छा काम किया उन्होंने। सर, बट ये तो वर्ल्ड वाइड मीडिया में आया था ना कि कैसे इन लोगों ने व्हाइट हाउस पे अटैक किया था, वैंडलाइज़ किया था, तो वो सारा ग्लोबल मीडिया में भी आया था।
देखिए, मैं मीडिया की बात पे ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं देता। अगर मीडिया तो यही बोल रहा था कि हिलरी क्लिंटन जीतने वाली है। मीडिया यही बोल रहा था कि कमला हैरिस जीतने वाली है। तो आप देख लीजिए मीडिया का जो बायसनेस है, वो जितना ट्रम्प के ऊपर है, वो क्या उतना बाइडेन के ऊपर था? नहीं। बाइडेन को क्वेश्चन पूछते थे वो। तो मैं खुद बोलता हूँ आई डोंट बिलीव द ग्लोबल मीडिया। ये वॉशिंगटन पोस्ट है या जो भी आप बड़े बड़े टाइम्स या जो भी है आप इनका कर लीजिए, आई डोंट बिलीव दैम। मैं खुद का एनालिसिस बात करता हूँ। और ट्रम्प ने आने के बाद क्या बोला है सऊदी अरेबिया को, आप तेल के दाम कम करिए ताकि वॉर बंद हो जाएगा। तेल का दाम अगर कम हुआ तो इन्फ्लेशन कम होगा। इससे फायदा किसका है? भारत का है, चाइना का है, सब पूरे ह्यूमैनिटी का है। तो ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, उसको मालूम है कि क्या चाहिए। ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग एन ऑर्डर इन अ डिसऑर्डरली वर्ल्ड, जिसका कारण है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प इज अ विजनरी, ट्रम्प इज अ फोर्थराइट लीडर, और एक तरह से एक बिजनेसमैन है हु नोस कलेक्टिव म्यूचुअल बेनिफिट्स सबके लिए हो सकता है। एंड ही इज ट्राइंग टू डू दैट। उन्होंने अपना पावर यूज कर रहे हैं डेफिनेटली टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट उसके इन प्रोसेस में वर्ल्ड के अंदर भी शांति आ। होपफुली सर नेक्स्ट 4 साल में वर्ल्ड में शांति आए। अभी जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के अराउंड, वो खत्म हो जाए, सारी वॉर्स खत्म हो जाए एंड द वर्ल्ड ग्रोज टुगेदर। देखिए, ट्रम्प के फर्स्ट कार्यकाल में भी आपने देखा होगा उन्हें सारे वॉर बंद करा दिए, उन्हें कोई वॉर स्टार्ट करवाए नहीं। जो भी वॉर स्टार्ट हुए वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हुए। और जो नोबेल पीस प्राइज है आपने देखा बराक हुसैन ओबामा को मिला था। ठीक है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस वर्ल्ड वॉर 3 एंड अदर थिंग्स। ट्रम्प को मालूम है शांति क्या है, एंड ही विल यूज हिज ब्रूट फोर्स टू अचीव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं डर दिखाना जरूरी है, एंड दिस इज द राइट टाइप ऑफ शो ऑफ फोर्स, जिसके अंदर ही विल एंश्योर एवरीबडी इज कंप्लाइंग टू द एग्जिस्टिंग रूल ऑर्डर। ठीक है, अमेरिका डोमिनेटेड है, बुलिंग है, सब बात कर सकते हैं, बट बिना अमेरिका के दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर अगर आप चाइना का लेके आना चाहें तो और भी खराब है। इट्स बेटर टू बी विद द अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर रादर देन बीइंग विद द चाइनीज डोमिनेटेड ऑर्डर। जी, बिल्कुल सही बात है सर। सो सर नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लाइन्ड अप हैं। तब तक के लिए जय श्री राम सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर।